हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सच्चिदानंद यूपी टेट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर हो गया था, स्वर के भेद हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के प्रकार क्या हैं, व्यंजन को हम किन आधार पर बांटते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली गई हैं। इसके पहले हिंदी में व्यंजन, जो वर्णमाला में व्यंजन कुल 33 होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। लेकिन एक शब्द आता है डा और ढा, जिसको हम द्विगुणित व्यंजन भी बोलते हैं। जब डा और ढा ड़ा और ढा की भांति व्यवहार करने लगता है, मतलब इसका दूसरा रूप हो जाता है, उन दोनों को मिला के व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और ये ध्यान रखना, ड़ा और ढा को मिलाकर 35 व्यंजन माने जाते हैं। व्यंजन होते क्या हैं? ऐसे वर्ण, वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिसको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसको हम व्यंजन बोलते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के प्रकार या व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों के वर्गीकरण हम किस बात से कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। स्पर्श व्यंजन पहला हो गया। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है और घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, ये सारी चीजें स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाती हैं। स्पर्श व्यंजन का स्पर्श कहने का मतलब हुआ, इसी स्पर्श व्यंजन को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। इसी स्पर्श व्यंजन को ही बोला जाता है वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन करने का, स्पर्श का मतलब हुआ कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारे स्वरतंत्र से जो सांस निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, वो मुंह के किसी न किसी भाग से टच करती है। अगर कंठ को टच कर रही है तो कंठ से वर्ण हो जाएगा, तालु को टच करती है तो तालु से हो जाएगा, मूर्धा को टच करती है तो मूर्धा से हो जाएगा, दंत से को टच करती है तो दंत को, ओष्ठ को करती है तो ओष्ठ को। उसका उच्चारण स्थान हम यहाँ से देखते हैं। स्पर्श व्यंजन हिंदी वर्णमाला में का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक जितने भी वर्ण हैं, ये सब स्पर्शी वर्ण कहे जाते हैं। ये कौन से वर्ण हैं? स्पर्शी वर्ण। अब इनको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एक वर्ग का आकार दें तो इसमें 5 रो हो जाएंगे और 5 कालम हो जाएंगे। 5 रो में का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 वर्ण आ गए। कालम में का, चा, टा, ता और पा, ये 5 वर्ण आ गए। प्रत्येक रो में 5 वर्ण हैं। ऐसे ही कितने कालम हैं, कितने रो हैं? 5 रो हैं। तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे स्पर्श व्यंजनों या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। ठीक। अब इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, ये चीज हम लोग देखेंगे। पूरा का वर्ग, का से लेके अंगा तक को हम बोलते हैं का वर्ग, का वर्ग। इसी तरीके से चा और इया, चा से लेके इया तक के वर्ग को हम बोलते हैं चा वर्ग, और टा से लेके यहाँ तक टा वर्ग। ये हो गया आपका ता वर्ग, ये हो गया आपका पा वर्ग। ठीक। अब उच्चारण स्थान अगर हम देखेंगे तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यहां से हम स्टार्ट कर लें। सबसे नीचे क्या आता है? कंठ। तो पहला वर्ग क्या बता, पहला वर्ग कौन सा है? का वर्ग। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। ठीक, याद रखने के लिए का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। अब कंठ के और ऊपर आएंगे तो क्या पड़ेगा? तालु पड़ेगा। कंठ के जस्ट ऊपर क्या होता है? तालु। तो का वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आ रहा है? चा। तो चा वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? तालु से। चा वर्ग में जितने भी वर्ण आ रहे हैं, चा, छा, जा, झा और इया, ये सब कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालु से। तालु के बाद में आता है मूर्धा। तालु के बाद में क्या आता है? मूर्धा। और यहाँ से हम देख रहे हैं तो टा वर्ग आता है। चा वर्ग के बाद में टा वर्ग। तो टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है।
फिर जब मूर्धा के आगे आते हैं, ठीक, जो कोई वर्ण मैं बोल रहा हूँ, कोई शब्द बोलता हूँ, तो पहले कंठ, फिर ताल, फिर मूर्धा, फिर दंत, दांत, ठीक। तो ये ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दांत। फिर ओठ से आवाज बाहर निकलती है, सबसे लास्ट में ओठ, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ। ये क्लियर हुआ ना? तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका उच्चारण अगर ऐसे भी नहीं याद होता है तो एक चीज याद कर लो, के, टी, यम और दा याद कर लो, याद रखने के लिए ये चीज याद। के हो गया कंठ, जैसे एटीएम हम लोग पढ़ते हैं, एक याद करने के लिए केटीएम इसका यूज कर लें, केटीएम शब्द कर लीजिए। के से हो गया कंठ, टी से हो गया ताल, यम से हो गया मूर्धा, दा से हो गया दंत, आ से हो गया ओष्ठ। ये क्लियर ना? तो स्पर्शी व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ से है ये पता चल गया। डा और ढा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगर इस पे बिंदी रख देते हैं, अड़ा और ढा, जब ये द्विगुण की बात व्यवहार करें तब भी इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा ही होगा, ठीक। अब घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर इन्हीं वर्णों को हम कैसे बांटते हैं, इन्हीं वर्णों को हम कैसे बांटते हैं? घोषक का मतलब क्या हुआ कि घोषक के आधार पर व्यंजनों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया अघोष, दूसरा हो गया सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जो होता है वो पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष होगा, और तीसरा वर्ण, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये सघोष होगा। पहला वर्ण ये कौन सा है? का और खा, पहला और दूसरा वर्ण ये क्या होगा? अघोष, ठीक। और ये वाला वर्ण सघोष, क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? प्रत्येक वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। इसको याद रखने के लिए ध्यान रख लेना, आ जो होता है आ वो सा से पहले आता है ना, सा बाद में आता है, आ पहले आता है, इसलिए पहले के दो वर्ण क्या हो गए? अघोष, और बाद वाला सघोष, बाद के तीन वर्ण वो हो गए सघोष। अब हम देखेंगे प्राणत्व के आधार पर इन्हीं वर्गों को हम कैसे बांटते हैं। प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, अगर हमें ये चीज सीखना है, जैसे का, के, ठीक है। अगर का मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो क्या लिखता हूं? के। खा को लिखता हूं तो के यच, गा को लिखता हूं तो जी, और इसको लिखता हूं तो जी एच, ठीक है ना। वैसे ही सी एच और छा को सी डबल एच, ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूं। जे, जे एच, इस तरीके से ना। तो अघोष या सघोष में हमने देखा पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष होगा, जो दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा, लास्ट के तीन वो सघोष होंगे। अल्प प्राण और महाप्राण में देखता हूं कि जो पहला वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा, अच्छा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण होता है, ठीक। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण होता है ये महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण। याद रखने के लिए ध्यान रखना, जैसे का लिखते हैं केवल के लिख रहे हैं, खा लिख रहे हैं तो के साथ हम यच लिख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इस खा का छोटा रूप क्या है? का है, तो ये अल्प हो गया। भाई इससे कम अक्षर लिखे हैं, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ बस। अभी खा लिखते हैं तो के एच लिखते हैं, एक वर्ड इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, तो यह महाप्राण हो गया भाई। वैसे ही जी, गा लिखते समय मैं जी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये अल्प प्राण है। और घा लिखने में जी और यच की आवश्यकता होगी, तो जी से वैसे भी बड़ा हो गया, तो क्या हो गया? महाप्राण। ये थोड़ा याद रखने में आसानी होगी। तो अल्प प्राण और महाप्राण केवल अभी यहाँ तक आपको पता चला, पंचवर्गीय व्यंजन तक। पंचवर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? जो स्पर्शी व्यंजन है, कहाँ से लेके कहाँ तक? का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक।
ये हो गए स्पर्श व्यंजन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन। या रा और या रा ला और वा, ये सब क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। व्यंजनों को सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के आधार पे देखा, फिर अब अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होते हैं, ठीक, ये चीज देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है या रा ला और वा, या रा ला और वा, ठीक है। अंतस्थ का मतलब ये हुआ वे वर्ण, वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन ना तो पूरी तरीके से स्वर होते हैं ना तो पूरी तरीके से व्यंजन होते हैं, दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। क्लियर इतनी बात। या और वा, या और वा को यहाँ देखो, या और वा, या और वा को हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। या और वा को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। क्लियर, ये चीज याद रखना, ये चीज भी पूछा जाता है कि कौन सा अर्ध स्वर है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में या तो या रहेगा या फिर वा रहेगा, आपको या और वा ही लगाना है, ठीक। रा और ला, रा और ला, रा जरा बोल के देखो, रा, रा बोलते समय ये जो जिह्वा होती है, ये जो जिह्वा होती है ये तालु को हल्का टच करती है, रा, ठीक है ना, रा। तो और जीभ का आकार हल्का मुड़ता है, हल्का मुड़ता है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लुंठित वर्ण। रा को मैं क्या बोलता हूँ, लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण। रा कैसा वर्ण है, लुंठित भी आ जाता है और लुंठित हो जाता है और क्या हो जाता है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब रा के बारे में क्या क्या कह सकता हूँ, रा तुम्हारा अंतस्थ व्यंजन है, रा लुंठित व्यंजन है। क्लियर। ऐसे ही एक वर्ड और बचा ला, ला, ला बोलो तो जीभ के दोनों बगल से हवा, हल्की हवा निकलती है, ला, ठीक है ना। ऐसे बोलोगे तो उसको हम बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। जीभ के दोनों ला बोलते समय दोनों तरफ से हल्की हवा निकलती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो ला का दूसरा नाम क्या है, पार्श्विक व्यंजन। कितनी बात क्लियर। अब जितने भी, ये चीज याद कर लेना, जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। चारों अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने देखा ना, अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इन अंतस्थ व्यंजनों के बारे में हम लोग जाने कि ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण और सघोष व्यंजन होते हैं। हमने क्या क्या जाना, जैसे अब पूछा जाए या के बारे में, या क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, अर्ध स्वर होता है, अल्प प्राण होता है और सघोष होता है। 4 बातें जानेंगे ना या के बारे में। रा के बारे में क्या क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन होता है, लुंठित वर्ण होता है, ठीक, अल्प प्राण होता है और सघोष होता है। इतनी 4 बातें क्लियर। ला के बारे में हम क्या जानेंगे, पार्श्विक व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और अल्प प्राण होता है और सघोष होता है। वैसे ही वा क्या है, वह क्या है, अर्ध स्वर है, ठीक है। वह अर्ध स्वर है, अल्प प्राण है, सघोष है और अंतस्थ व्यंजन है। ये बातें क्लियर। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। सा, खा, सा, हा, सा, सा, शा, हा, इसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इसको बोलने में थोड़ा मुंह से या जो हवा निकलती है वो गर्म हवा निकलती है, गर्मी का एहसास होता है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोला गया है। सा, शा, सा और हा, ठीक। सा को हम क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन। सा, ये और ये तीनों क्या है, ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। अब इसमें अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष ये चीजें देखेंगे, ठीक है ना। इसका एक नाम क्या हो गया, ऊष्म व्यंजन। इसका एक नाम क्या हो गया, ऊष्म व्यंजन। अब जितने भी ऊष्म व्यंजन जैसे सा, शा, सा, यहाँ तक सा, शा, सा, ये जो होते हैं ये होते हैं अघोष, अघोष और महाप्राण, ठीक है। चलो लिख लो, ये सा, सा और सा, सा और सा,
ये ऊष्म है, इतना तो पता ही है सबको, ठीक है ना। ये अघोष, क्या होते हैं, अघोष और महाप्राण, ये 3 व्यंजन अघोष और महाप्राण की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसमें से एक वर्ण बचा है हा। हा सघोष और महाप्राण होता है, ये चीज याद कर लेना, सघोष और महाप्राण, ठीक है। सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। हा कैसा वर्ण है, सघोष है, हा सघोष है, महाप्राण है और ऊष्म व्यंजन है। 3 चीजें हमने हा के बारे में जाना, ऊष्म व्यंजन, सघोष और महाप्राण। सा शा शा, ये तीनों प्रकार के सा जो हैं वो ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, महाप्राण है, महाप्राण के साथ अघोष भी है। क्लियर इतनी बात। अब अगला आता है संयुक्त व्यंजन। अगला क्या आता है, संयुक्त व्यंजन। अगला आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ऐसा व्यंजन वर्णमाला में, ऐसा व्यंजन जो मिनिमम 2 व्यंजनों से मिलके बना हो। तो 2 व्यंजनों से मिलके जो लास्ट के हैं, छ त्र ज्ञ, छ त्र और ज्ञ, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन किससे, छ किससे मिलके बना है, आधा का प्लस सा। त्र किससे मिलके बना है, आधा ता और रा, ठीक है। ये ज्ञ किससे मिलके बना है, जा और प्लस इया, ठीक है, ज्या, इसको पढ़ा जाता है ज्या। ये आपका हो गया। और एक है स्रा, एक है स्रा, ठीक है ना। स्रा भी उस व्यंजन में आता है, तो इसको सा और रा, इन दोनों व्यंजनों से मिलकर क्या बनता है, स्रा, ठीक है ना। पूरी वर्णमाला में अभी हमने अयोगवाह की चर्चा नहीं की। अयोगवाह, अयोगवाह 2 होते हैं हिंदी में। हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 है। संस्कृत में अयोगवाह की संख्या 4 होती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर हिंदी में पूछा जाता है तो अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 है। अन और आह, अन और आह, इसको हम अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह इसको क्यों बोला गया है, बता सकता है क्यों इसको अयोगवाह क्यों बोला गया है। महर्षि हम लोग जानते हैं कि महर्षि पाणिनि ने जब तपस्या की, शंकर ने जब डमरू बजाया, तो वहां से इस वर्णमाला का जन्म हुआ। उन्होंने 14 सूत्र दिए। उन 14 सूत्रों में अन और आह का कहीं योग नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। उन 14 सूत्रों में, महर्षि पाणिनि के 14 सूत्रों में अन और आह का कोई योग नहीं है, इसीलिए इसको हम अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अपनी तरफ से वर्णमाला में जोड़ा गया है, इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए, अयोगवाह। अगर इसका, ठीक है, उच्चारण स्थान देखेंगे, इसको बोलते हैं अन को, और एक चीज बोलेंगे अनुस्वार, ये जो बिंदी रखी जाती है अनुस्वार, और विसर्ग के लिए 2 बिंदियां रखी जाती हैं, इसको बोल देते हैं, इसको विसर्ग, और ये हो गया अनुस्वार, ठीक है ना। क्लियर। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, अंग, अन बोलने में क्या होगा, नासिका, अनुनासिक, ठीक है ना। आह विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है ना। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, सूत्र जो है महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, आ से हो गया छोटा और बड़ा, कु से पूरा का वर्ग, ठीक। हा का उच्चारण स्थान क्या है, हा का उच्चारण स्थान भी कंठ है, ठीक है ना। हा का उच्चारण स्थान कंठ है। अकु विसर्जनीय नाम, विसर्ग, जितने भी विसर्ग, जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। क्लियर इतनी बात। तो जैसे अब उच्चारण स्थान हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो पूछे जाते हैं
क्योंकि इस पंचवर्गीय व्यंजन जो है का से लेके मा तक, इनका उच्चारण स्थान तो सबको पता है क्योंकि वर्ग के आधार पे है। ठीक, अब हम टोटल देखते हैं उच्चारण स्थान के बारे में एक बार, कि हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे 5 कंठ, अगर कंठ लिया जाए, ठीक है, तो कंठ का उच्चारण, कंठ में से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। सबसे पहले जाना का वर्ग ना, यही तो पढ़ा है, तो पूरा का पूरा का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है, का खा गा घा अंगा। ठीक है, छोटा आ, ये चीज लिख लेना है, बड़ा आ, हा, ठीक, और विसर्ग। क्लियर, विसर्ग, हा, बड़ा, छोटा और पूरा का वर्ग। इतने वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से। कंठ के बाद में क्या आता है, तालु। ठीक, तालु से चा वर्ग ना, और ये छोटी, ये चीज बताया गया था कल, इसके पिछले वाले लेक्चर में स्वरों का उच्चारण स्थान बता दिया गया था, लेकिन यहाँ एक जगह करके लिख लिया। ठीक है, छोटी, बड़ी या सा। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से। अब आता है मूर्धा, टा वर्ग। चा वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आता है, टा वर्ग। ठीक है, रा, ये सा। ठीक है ना, कितने वर्णों का उच्चारण क्या होता है, मूर्धा। उसके बाद दंत, इसमें आ जाता है ता वर्ग ना, ता वर्ग आ जाता है, और ला, और ये सा। ठीक है ना, इस सा का उच्चारण स्थान तालु, इसका मूर्धा, इसका दंत। ठीक है ना, और ओष्ठ, ओष्ठ से कौन कौन से उच्चारित होते हैं, ओष्ठ से तुम्हारा कौन सा वर्ग है, पा वर्ग। पा फा बा भा मा, पा वर्ग। क्लियर, और हाँ तो बस इतना ही। ठीक है, केवल ओष्ठ से, केवल ओष्ठ से कौन सा होता है, पा होता है, ऊ होता है, और बड़ा ऊ होता है। क्लियर इतनी बात, पा वर्ग से ऊ और बड़ा ऊ। वाह, अब क्या बच रहा है, वाह बच रहा है ना, वाह का उच्चारण स्थान अभी नहीं बताया गया। वाह का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, दांत से और ओष्ठ दोनों को मिला के ही वाह का उच्चारण होता है, दंतोष्ठ। ठीक है ना, ये हो गया आपका उच्चारण स्थान। ये छोटे में लिख के बिल्कुल ऐसे ही रट डालो, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो या का पूछा जाएगा। नीचा वर्ग का कोई वर्ड जल्दी से पूछा नहीं जाता है। इस या का पूछा जा सकता है, ला का पूछा जा सकता है, ठीक है ना, आ का पूछा जा सकता है, हा का पूछा जा सकता है, विसर्ग का पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि का वर्ग का पूरा कंठ से होता है, चा वर्ग का तालु से होता है। क्लियर इतनी बात। तो वर्णमाला में हम लोगों ने पढ़ा स्वर, व्यंजन, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद। ठीक है, तो जिसके पास जो भी किताब हो, मैंने कहता हूँ कि यूट्यूब का ही लेक्चर देखो थोड़ा समझने के लिए, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, ये चीज़ बिल्कुल याद रखना। केवल और केवल यूट्यूब के भरोसे ना हो करके, यूट्यूब का सहारा लेते हुए जो बातें क्लियर नहीं हो रही हैं उसका सहारा लेते हुए अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ो बार बार, और एक जगह उसके तथ्यों को लिखो रिवीजन के लिए, क्योंकि चीज़ें जब तक रिवाइज नहीं की जाती हैं तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में थैंक्स।